हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का हमारा वन शॉट सीरीज जो चल रहा है उसका ये यूनिट 10 का पूरा वन शॉट वीडियो आज इस हम वीडियो में देखने वाले हैं। और रिवाइज़ हमें करना है, हम डाउट्स को लगातार रिजॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस आपको करते रहना है। बस एग्ज़ामिनेशन में आपके अब 2 दिन और बचे हुए हैं और ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो बिल्कुल लग के मेहनत से इस एग्ज़ाम को दीजिए और सारे नेगेटिविटी को हटा दीजिए। देखिए कई जगह अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। कई लोग ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं कि डेट पोस्टपोन होना चाहिए। लेकिन देखिए ये सारे चीज़ों से हट के अगर आप मेहनत नहीं करोगे और इधर उधर ज़्यादा दिमाग आप लगाओगे तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो बिल्कुल नेगेटिविटी को असाइड करके आप बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से अपने मेहनत पर, अपने जो आप मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास करिए और अपना 100% एग्ज़ामिनेशन में दीजिए, क्योंकि आपका 6 महीने का पूरा मेहनत है। और वो जो है अगर आप इधर उधर दिमाग लगाओगे तो लास्ट मोमेंट पे सब कुछ आप ख़राब कर सकते हो, है ना। तो देखिए ये यूनिट 10 का वीडियो होने वाला है और इसके बाद एक दो वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि और मैं आपके लिए दे दूंगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे उसको अप्रोच करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम सॉल्व भी करेंगे और इसके अलावा जो है कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस उठा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और भी कुछ अगर छोटा मोटा जो भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए मुझे लगेगा तो वो मैं आपको उन क्लासेस में रिवाइज करा दूंगा, तो ताकि लास्ट तक जो है ना वो बिल्कुल ही आप अच्छे से पूरे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइए। और एडमिट कार्ड आ गया है तो एडमिट कार्ड आप सभी अपना निकाल लीजिएगा और उसके 2 कॉपीज़ रखिएगा कम से कम, जिसमें एक तो आप सेंटर पे ले जाइएगा और मान लीजिए बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सेकंड कॉपी हेल्प करता है। अपने फ़ोटोज़ जो है वो रख लीजिएगा। आधार कार्ड जो है ओरिजिनल आप अपना रख लेना और इसके अलावा अपना सेंटर ये देख लेना कि कहाँ पर है और वहाँ पहले ही विज़िट कर लेना। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आप पहुँच रहे हो और गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो 2:30 बजे का है, तो उसके हिसाब से आप आधे घंटे पहले ही पहुँच जाना। ऐसा जो है करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट वीडियो को। सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू हायर एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ एंशियंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग, ऐसे सेंटर्स जो कि हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे इंडिया के लिए ख़ास तौर से। तो ऐसे स्टडी सेंटर्स को हम देखेंगे, ऐसे लर्निंग सेंटर्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है तक्षशिला का। 6th सेंचुरी BC, मतलब अभी से लगभग आपको मान के चलो कि 2600 साल पहले जो है, और ये 6th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी तक जो है तक्षशिला जो है वो रहा। और ये मॉडर्न डे पाकिस्तान जो है ना वहाँ पर ये था, यानी कि अभी पाकिस्तान हो गया। उस समय पे जो है वो पूरा भारतवर्ष हुआ करता था। तो तक्षशिला वहीं पे है। अभी प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है वहीं पे जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता था। और यहाँ पर मेडिसिन, लॉ और मिलिट्री साइंस जैसे सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ाए जाते थे। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये दुनिया की जो है वन ऑफ द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी आवासीय जो विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पर रहने की भी व्यवस्था होती है पढ़ाई के साथ साथ। तो ऐसा विश्वविद्यालय नालंदा जो है वो आपके जो है बिहार, जो अभी बिहार है मॉडर्न डे बिहार, वहाँ लोकेटेड था। और राजगीर के आसपास जो है ये जो है अभी जो प्रेजेंट डे राजगीर है उसी के आसपास नालंदा। और इसका जो पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हुआ है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, तो वहाँ पर इसके होने का पूरा साक्ष्य मिला है। बहुत सारे कमरे, बहुत बड़ा कैंपस मिला है उस समय के हिसाब से। और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी यहाँ हुआ करता था, उस लाइब्रेरी के लिए ये बहुत फेमस है। और बख्तियार खिलजी ने आपको 1200 के आसपास, अब मैं एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है, 1200 के आसपास जो है बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया और पूरे लाइब्रेरी को जला दिया। और विक्रमशिला और नालंदा, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को जो है उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पर बुद्धिस्ट स्टडीज़ मेनली हुआ करता था, तो बौद्ध जो यहाँ पर अध्ययन था वो उसके लिए ये नालंदा फेमस था। इसके अलावा मेडिसिन, मैथमेटिक्स और लॉजिक, यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो आए, जो बहुत फेमस ट्रैवलर्स थे। और इसके अलावा बड़े से बड़े विद्वान जो है वो यहाँ से ही
हुए, मतलब यहाँ पर उनका या तो वो पढ़ाते थे या फिर यहाँ पर कई स्टूडेंट्स भी यहाँ से हुए, यानी यहाँ के अलुमनाई थे। फिर ये विक्रमशिला 8th to 12th सेंचुरी सी, इसको भी 12th सेंचुरी में ही ध्वस्त किया गया बख्तियार खिलजी द्वारा। ये भी एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था बिहार में, और यहाँ पर तांत्रिक बुद्धिज़्म यानी जो तंत्र विद्या होता है ना, वो यहाँ पर सिखाया जाता था ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। दूसरे सेंटर जो इम्पोर्टेंट है तो वल्लभी जो है इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक एंशियंट सिटी भी था और ये एक एजुकेशनल सेंटर भी था, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों से जाके यहाँ पर पढ़ाई करते थे, और इसको बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए मेनली जाना जाता था, और इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और देखिए यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों का ही आपको एजुकेशन दिया जाता था, और इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते थे और पढ़ाते थे, और बहुत सारे जैन टेक्स्ट और स्कॉलर्स भी यहाँ पे हुए। और जो वल्लभी जो शहर था ना, ये डिक्लाइन करने लगा 8th सेंचुरी में, है ना, और यहाँ पर बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेड किया, यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, यहाँ के जो भी यहाँ का धरोहर था उसको बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया। तो ये वल्लभी के बारे में। फिर उज्जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, कांची था, मिथिला था, ये सभी जो है हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया। अगर हम बात करें कुछ एंशिएंट सेंटर्स के बारे में तो उनमें इनका नाम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगला हमारा पॉइंट देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। मतलब हमारे भारत के आज़ादी के बाद जो है कैसे हमारा हायर लर्निंग यानी उच्च शिक्षा और अनुसंधान यानी रिसर्च जो है ये कैसे जो है ये ग्रो किया है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है इसका, इसको हम देखते हैं। तो देखिए कुछ की डेवलपमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। आपका एग्जामिनेशन भी UGC द्वारा ही लिया जाता है, टेस्टिंग एजेंसी NTA है। और देखिए इसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके हायर एजुकेशन में, कोऑर्डिनेट करे, डिटरमाइन करे स्टैंडर्ड्स को। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था अगर हम बात करें हायर एजुकेशन के लिए इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1947 1947 के बाद की बात है। कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुए, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स बहुत सारे हुए। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जैसे IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर है, IIT मद्रास है, वैसे ही IIT खड़गपुर है। IIT खड़गपुर जो है ना वो ओल्डेस्ट IIT माना जाता है उसको। फिर IIM हुए, IIM अहमदाबाद जैसे नाम है, IIM इंदौर है, IIM लखनऊ है, बहुत सारे ऐसे IIMs हैं। तो ये सब इंदौर और लखनऊ ये तो बाद में खुले, अहमदाबाद बहुत पुराना जो है IIM है। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स है, तो दिल्ली इसमें सबसे ओल्ड एम्स माना जाता है। और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो है, जैसे NIT तिरुचिरापल्ली है ना, जिसे NIT ट्रिची भी बोलते हैं। फिर इसके अलावा भी जैसे NIT अगरतला हुआ, NIT भुवनेश्वर हुआ, तो ऐसे बहुत सारे NITs भी हैं। तो इनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि हर फील्ड में एक्सीलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। इनको जो है उत्कृष्टता मेंटेन करने के लिए, उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया था, इनकी स्थापना हुई। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारे अनुसंधान संस्थान जैसे CSIR, ये CSIR ही अगर साइंस वाला आप UGC नेट दोगे तो वो CSIR जो है वो कंडक्ट कराता है। बहुत सारे जो है नेट का एग्ज़ाम CSIR भी कंडक्ट कराता है। फिर इसके अलावा ICAR है, ICMR है और DRDO है। ये सभी साइंस से रिलेटेड जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और मेडिसिन से रिलेटेड ये सभी हैं, है ना। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को एक्सपैंड भी किया गया। बहुत जो है नए नए यूनिवर्सिटीज़ खुले, अलग अलग कॉलेजेज खुले। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स खोलने का जो है प्रावधान गवर्नमेंट लेके आया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स हो, है ना। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे खुल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो स्तर है भारत में वो बढ़ रहा है। लिटरेसी रेट तो बढ़ा ही है, और इसके अलावा हायर एजुकेशन में जो जितने लोग पहले एनरोल होते थे उससे कहीं ज़्यादा आज के डेट में एनरोल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स देख लेते हैं भारत में कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो ओरिएंटल हैं, कौन कौन से कन्वेंशनल और कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल। तो ओरिएंटल का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके पारंपरिक जो नॉलेज सिस्टम है, पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली है, जैसे वैदिक स्टडीज़ हो गया आपका, वैदिक अध्ययन। इसके अलावा संस्कृत
की जो विद्या है, फिर क्लासिकल लैंग्वेजेज, बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय भाषाएं हैं और उनका ज्ञान अगर आप ले रहे हो किसी प्रोग्राम के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं क्या, ओरिएंटल प्रोग्राम्स। फिर कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, बहुत सारे अलग अलग जो है वो आप जो है चूज कर सकते हो सब्जेक्ट, जैसे ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और कॉमर्स। तो ये आज बहुत पहले से चले हुए आ रहे हैं ये सब्जेक्ट्स, इसमें कुछ नया नहीं है, तो इसलिए इनको कहते हैं हम पारंपरिक कार्यक्रम, कन्वेंशनल जो प्रोग्राम्स हैं। तो पारंपरिक कार्यक्रम जैसे मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रकृति विज्ञान और वाणिज्य। इंस्टीट्यूशंस में देखें तो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे संबंध कॉलेज, जिसे एफिलिएटेड कॉलेज बोलते हैं, वो भी होते हैं, ताकि गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन का, तो नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हैं, गैर पारंपरिक कार्यक्रम, और इनका जो फोकस होता है वो एनवायरनमेंट, जैसे कि नए इमर्जिंग फील्ड्स जो हैं, जो अभी उभरते हुए क्षेत्र हैं, उनके ऊपर फोकस होता है। तो ऐसे क्षेत्र जिनमें अभी बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है या फिर बहुत पहले से वो नहीं चले हुए आ रहे हैं, वो नई चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आज के डेट में देख लो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो ये नया प्रोग्राम है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, तो इसकी अभी इसको ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में इसका बहुत प्रेफरेंस बढ़ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी कुछ दिन पहले तक नया फील्ड है, लेकिन अभी ये भी धीरे धीरे कन्वेंशनल में चेंज होता जा रहा है। कंप्यूटर साइंस भी अब कन्वेंशनल में चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, पहले जो है ये नॉन कन्वेंशनल में था। फिर इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, इसका मतलब क्या है कि दो डिसिप्लिन का स्टडी आप जो है एक साथ कर सकते हैं, जैसे अंतः विषय अध्ययन कहते हैं, यानी अलग अलग विषय जो है आप एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान है, क्योंकि आज देख रहे हो आपका मौसम जो है कितना अजीब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस जो है ना एक बहुत हॉट फील्ड है। अगर हम देखें तो इसमें इसको पढ़ने के लिए जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। कुछ संस्थान देखें तो जैसे जो नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स को ऑफ़र करते हैं, तो इग्नू है बहुत, एक ये पहली चीज़ तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज़ की ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप अपना काम करते हुए डिग्री ले सकते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, फिर बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे इनोवेटिव कोर्सेज़ को ऑफ़र करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम को ऑफ़र करते हैं। तो ये नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम हो गया। फिर प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन अगर देखें तो प्रोफेशनल एजुकेशन में जो भी ऐसा एजुकेशन जिसमें व्यावसायिक, जिससे आप कुछ व्यावसायिक शिक्षा जिसे प्राप्त कर सको। फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन की पढ़ाई की, आपने MBBS किया, आपने MD किया, MS किया, फिर आपने लॉ किया, है ना, तो लॉ की पढ़ाई की, जैसे BA LLB किया आपने, है ना, और फिर LLM किया, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे BBA MBA आपने किया, एजुकेशन से रिलेटेड जो फील्ड जैसे B.Ed किया, M.Ed किया, तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। इसमें कोई ना कोई प्रोफेशन में आप जाओगे। फॉर एग्जांपल यू विल बी अ डॉक्टर और अ लॉयर और अ मैनेजर और अ एजुकेशनिस्ट, या प्रोफेसर और टीचर, तो ये प्रोफेशन हो गया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स, ये मेडिसिन के लिए जाना जाता है। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अभी लॉ के लिए जाना जाता है NLU। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। B.Ed कॉलेजेज हैं जो एजुकेशन में आपको जो है स्टडी कराते हैं। तो ये जो है प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया। टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा में देखें तो इंजीनियरिंग जो है वो है, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी पढ़ाई जो है, अप्लाइड साइंसेज हैं, और IITs, NITs, पॉलीटेक्निक्स, ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये सभी जो है टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। जिसमें ITI और पॉलीटेक्निक जो है वो कहीं ना कहीं, ITI से आप फिटर वगैरह के लिए जो ऐसे जॉब होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होता है, और ये जो है ना थोड़ा इसमें सैलरी कम ही होता है। फिर पॉलीटेक्निक हो गया जिसमें JEE वगैरह, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और NIT IIT से आप BTech या BE करते हो, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हो। स्किल बेस्ड एजुकेशन देखें, कौशल आधारित शिक्षा, तो इसका फोकस होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आपको रोजगार मिल सके, आपका स्किल डेवलप किया जाता है ताकि आपको जो है कोई नौकरी आप पा सको और अपना जीवन यापन कर सको। फिर इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, स्किल इंडिया मिशन चल रहा था, जिसके थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्किल इंडिया सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे, ताकि वहाँ से अगर कोई स्किल सीख के किसी को आगे बढ़ना है, किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए कोई स्किल सीखना है, तो वो वहाँ पर वो कर सकता था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी प्रोग्राम्स चल रहे थे। तो ये प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में था। इसके अलावा जो
नैतिक शिक्षा जो वैल्यू एजुकेशन है और जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है यानी कि जो पर्यावरण शिक्षा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, छात्रों में नैतिक मूल्य के को इनहेरिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के डेट में धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग जब स्कूल्स में पढ़ते थे, तो वी यूज़ टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। हम उनको जो है ना बहुत रेस्पेक्ट से देखते थे। आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा मटेरियल अवेलेबल हो गया है कि बच्चे जो हैं वो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हैं जो गालियाँ देते हैं या फिर अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, और उनका जो रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे बड़े लोग जो हैं, जो भी उनसे जो भी बड़े लोग हैं उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट ख़त्म होता जा रहा है। बड़े स्लैंग वाले लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, उससे इतर एक वैल्यू जो है वहाँ पर इंस्टिल करना, छात्रों में एक नैतिक मूल्य जो है वो कहीं ना कहीं पैदा करना, नैतिकता और समाज के बारे में जिम्मेदारी उनको देना। जैसे उनको प्लास्टिक के बारे में हम बताएं कि वो कितना हार्मफुल है, कैसे जो है अगर प्लास्टिक हम छोड़ दें तो वो करोड़ों साल तक ख़त्म नहीं होगा खुद से, और इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुंचा रहा है। तो हम सेंसिटिव वो होते हैं बच्चे, और उनको अगर हम कुछ सिखाते हैं तो वो जीवन भर उस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारा पर्पज़ यही होना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप नॉर्मल स्कूल में हायर एजुकेशन करिकुलम में जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कुछ कुछ वैल्यू एजुकेशन का पार्ट, और स्पेशल कोर्स एथिक्स और वैल्यूज़ पे ला सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के अंदर वो वैल्यू दिखाएं एज एन एजुकेटर जो है आपके अंदर भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। आप जो है बहुत ज़्यादा जो है एथिक्स रखें और डिसिप्लिन में रहें, खुद भी अच्छा साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनें, अच्छे तरीके से बच्चों से बात करें, ताकि आप जो है उनके लिए रोल मॉडल बन सकें। फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो देखिए अवेयरनेस क्रिएट करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जो जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस है ना, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बताना बच्चों को कि क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है, और क्यों बारिश कम हो गया है, क्यों जो ठंड के मौसम है वो कम हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर क्यों हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रहा है, कहीं बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। इसका पर्पज़ ये है। और प्रोग्राम्स देखें इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, तो देखिए जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा यही डिमांड है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ना, इसके बारे में बच्चों को सेंसिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्वायरमेंट के बारे में, अगर पर्यावरण के बारे में वो सेंसिटिव रहेंगे, तभी जाके आगे जब वो बड़े होंगे तो वो इसको जो है उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे कोर्सेज़ बनने चाहिए जो इन्वायरमेंटल साइंस पे और इंजीनियरिंग बेस्ड हो, ताकि उनके अंदर जो है ना ये अवेयरनेस आ सके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पॉलिसीज़, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और 1992, तो 1986 वाली जो पॉलिसी आई थी, और इसके बाद एक आया था 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं हम POA। तो इसमें एम्फेसिस था यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि सभी को शिक्षा मिले, है ना, इक्विटी हो। शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी से बढ़ के हमें इक्विटी देखना था, कि जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से वैसी चीज़ अवेलेबल हो और क्वालिटी बढ़े एजुकेशन में। ये एम मेनली था। फिर NEP 2020 का फोकस था क्या, जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है उसका फोकस था जो हॉलिस्टिक एजुकेशन है, जो समग्र शिक्षा है उसके बारे में। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी बहुविषयक शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देना, ताकि एक साथ कई सब्जेक्ट्स बच्चे अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले सके। और कहीं ना कहीं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को भी यहाँ पर लाया गया, फ्लेक्सिबल करिकुलम रखा गया। और अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आया जिसमें बताया गया कि अब साल में यानी ईयर में 2 बार हर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो हैं 2 बार एडमिशन देंगे। तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी हुई कि अगर आप जनवरी फेब वाले में, यानी जनवरी फेब वाले में जो है आप अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जो है जुलाई अगस्त वाले सेशन में ले लीजिए। तो 2 बार आपके पास चांस मिल रहा है, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। एक बार एडमिशन छूट गया तो दोबारा भी आप ले सकते हैं एडमिशन, है ना। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब फॉर्म्स वगैरह आपके ऑनलाइन ही भरे जाते हैं और बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। फिर रिसर्च और इनोवेशन यानी अनुसंधान और नवाचार पर काफ़ी जोर है। और इसके अलावा
जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया गया है यहाँ पर, जो ध्यान केंद्रित करता है एनआरएफ जो है इसके स्थापना पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा, ताकि जो अनुसंधान है ना हमारे भारत में वो काफ़ी पीछे है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, जो रिसर्च है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके ऊपर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है इसमें इसके ऊपर जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, शासन और प्रशासन के बारे में अगर देखें तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है यानी शिक्षा मंत्रालय है, और पहले एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। अब छोटी मोटी चीज़ बिल्कुल स्टैटिक याद रखिए, अभी अभी देश के नए प्रधानमंत्री वापस से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, और इनके अंडर में जो एजुकेशन मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इतना याद रखिए आप। और ये एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी है। ये शिक्षा नीतियाँ बनाती हैं, फंडिंग यानी कि वित्त पोषण करती हैं, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नए नए जो भी नियम आएंगे, जो भी ढांचे आएंगे, यहीं से आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, आपके एजुकेशन से रिलेटेड। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी जिसे हम कहते हैं, और 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यूजीसी को, एक सेकंड, 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये रेगुलेट करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ें समय से हो रही हैं कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान देता है यूजीसी। फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज हैं टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको ये देखता है, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन दोनों को रेगुलेट करता है ये। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है यानी NAAC, तो ये ग्रेडिंग देता है, कुछ स्केल है, स्केल के ऊपर ग्रेडिंग देता है। आपने देखा होगा A+ ग्रेड, A++ ग्रेड, है ना, B+ ग्रेड, B ग्रेड, ऐसा करके रहता है ना। तो ये जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है NAAC, ये असेसमेंट करता है और एक्रेडिटेशन करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है, कैसा उसमें पढ़ाई हो रहा है, उसमें सुविधाएं कैसी हैं, कितना रिसर्च वहाँ से हो रहा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप पता कर सकते हैं। फिर स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है MCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है BCI, तो ये MCI जो है ये मेडिकल से रिलेटेड है, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये लॉ से रिलेटेड होता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। ये सभी जो है अपने अपने क्षेत्र के एजुकेशनल सेक्टर्स को ये जो है ना ओवरसी करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो ये सभी प्रोफेशनल काउंसिल्स भी हैं। मैं आपको जितने भी नए नए पॉलिसीज़ हैं वो सारे जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ आप देख लीजिएगा, एक जगह जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज सारे वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद कैसे इवोल्यूशन हुआ हायर लर्निंग का, तो देखिए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स में क्या क्या हुए। एक तो बहुत तेज़ी से एक्सपेंसन हुआ, यानी कि विस्तार हुआ, विश्वविद्यालय और कॉलेज नए नए खुले, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बहुत सारे खुले, जिससे बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिला। फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यानी विशिष्ट संस्थान, जैसे कि IIT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थान जो है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस तो है ही, यानी हमारे राष्ट्र में महत्व तो है ही, विश्व में भी इनकी रैंकिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए इंडिया में, और वो तब का इंडिया था जब यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास भोजन करने के लिए नहीं होता था आज़ादी के समय। और आज का एक इंडिया है जो कि ग्रो करते करते आप देख रहे हो कि टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड में आ चुका है। और वो जो लोग यहाँ पे राज करते थे, यानी यूरोप के लोग, ब्रिटेन के लोग, उनसे आगे इंडिया भी निकल चुका है। वो बात अलग है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, PCI जिसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, यानी कि पर पर्सन जो आपका यहाँ पर इनकम है वो काफ़ी लो है उन कंट्रीज़ से, लेकिन वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा, बशर्ते कि हमें अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए और ना कि किसी गवर्नमेंट को या किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए फॉर जॉब्स एंड ऑल। देखिए, आप अपना स्किल अगर डेवलप करेंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।
हम सभी जो है गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे लगे रहते हैं और बहुत प्रेसियस ईयर्स अपने ख़राब कर देते हैं। इससे बढ़िया है कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए। आज जब भी मौका मिला तो आप बिल्कुल मत छोड़िए गवर्नमेंट जो सेक्टर है, लेकिन उनके ऊपर भरोसा करके मत रखिए, क्योंकि एक तो इनका कोई भरोसा नहीं कब आएगा, कितना वैकेंसी आएगा, क्या होगा, और आपका जो समय है वो व्यर्थ वेस्ट होगा। वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट टाइम है ये, जो आपका 20 से 30 साल के बीच की उम्र है इस बीच का, है ना। फिर रिसर्च फोकस, जो हमने भारत के आज़ादी के बाद फोकस हमारा रिसर्च पे भी था, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि इस्टेब्लिश हुए जिनका मूलभूत क्या काम था, इनका मूलभूत काम था क्या, रिसर्च, है ना, रिसर्च को बढ़ावा देना। तो ICMR जो अभी वैक्सीन्स वगैरह डेवलप करने में भी इंडिया में जो ये वैक्सीन्स डेवलप हुए इनमें भी, फिर DRDO, ये जो साइंटिस्ट्स वगैरह के लिए, तो देखिए सबसे पहले CSIR की बात कर लेते हैं, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी होता है जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये जो है ना रिसर्च में ही मेनली इसका काम है। साइंटिफिक फील्ड जितने भी एरोस्पेस, एनवायरमेंटल साइंस, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में CSIR काम करता है। फिर दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR है। ये बहुत ही एपेक्स बॉडी है इंडिया का, और ये क्या करता है, ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड तो है ही, लेकिन ये इसका काम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर में इसका काम होता है। और इसका फोकस होता है क्या, कि हेल्थ के सेक्टर में रिसर्च करना, मेडिसिन के सेक्टर में रिसर्च करना, ताकि पब्लिक हेल्थ बेहतर हो सके। फिर ICAR ऑफ कोर्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो ये कैसे कृषि में हम अनुसंधान करें, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन जो है ना के अंदर में ये आता है, जिसे हम डेयर कहते हैं, है ना, डेयर, उसके अंदर में आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है ना उसके अंदर में भी ये आता है। ICAR जो है वो जितने भी रिसर्च होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इससे रिलेटेड फील्ड्स के, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हम कह दें कि मेन रोल प्ले करता है ICAR। और जैसे हाइब्रिड सीड्स हो गए, जो भी ऐसे अनाज हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका उपज हो रहा है, तो उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में कौन सा नया पेस्टिसाइड आया है, या फिर कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का नया तरीका है जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़े और हमें ऑर्गेनिक खेती भी करने को मिले। ये सारी चीज़ें ICAR इसके ऊपर जो है वो करता है रिसर्च। फिर DRDO है, जिसे हम कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाला एक एजेंसी है। अब दो चीज़ें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो अभी बने हैं, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर इंडिया के पहले मध्य प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, वो उनको बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगर हम ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, तो अगर आपसे डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कहीं बात हो तो याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह जो पहले भी डिफेंस मिनिस्टर थे वही डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा कुछ स्टैटिक पोर्शन में आपको बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो NSA जिसे कहते हैं, तो अजीत डोभाल वापस से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, है ना। तो ये जो है बिल्कुल आप याद रखेंगे। और ये देखिए, ये जो ना आपका DRDO जो है ये कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट करता है एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस और मटेरियल, नेवल सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं आपके इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में रिसर्च जो है ये DRDO करता है। तो ये हमने मोटा मोटी सारी जानकारी जो है ले ली। अब आज का ट्रेंड क्या है, मॉडर्न ट्रेंड क्या है, मतलब आज के डेट में क्या हो रहा है एजुकेशनल सेक्टर में, हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज खुल रहे हैं, और देखिए इनके फ़ायदे और इनके नुकसान दोनों हैं। नुकसान पहले गिन लेते हैं। तो नुकसान ये है कि इनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ट्यूशन फ़ीस सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि कहीं ना कहीं इनमें क्वालिटी जो है ना वो उस लेवल की मेंटेन नहीं हो पाती है, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रहता है, लेकिन यहाँ पर फैकल्टीज़ जो हैं उस लेवल का नहीं हो पाते, क्योंकि ये सैलरीज़ कम देते हैं फैकल्टीज़ को। तो ये हो गया। फिर अगर हम तीसरे पॉइंट में बात करें, तो यहाँ से अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, तो यहाँ से जो है ना इनमें एलुमनाई भी उस लेवल के नहीं आते हैं, यानी कि जो भी इसमें एंट्री लेते हैं वो उस लेवल के नहीं होते, क्योंकि वो कंपटीशन उतना बीट नहीं करना होता है उनको। और जो IITs वगैरह में जो बच्चे आते हैं वो पहले ही कंपटीशन से जाते हैं, तो वो क्रीम लेयर होता है ना। ये तीनों चीज़ें। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं।
दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है कोर्स को लेके, फ्लेक्सिबल होता है ये। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ना एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई कंपटीशन बीट करो, यहाँ पर आप नॉर्मली भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, तो एक ये चीज़ है। और इसके अलावा भी ये चीज़ें हैं कि हाँ, ये बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि टॉप में आते हैं, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल साइंस होता है पिलानी, राजस्थान में है ये। इसके अलावा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट है, किट भुवनेश्वर में है उड़ीसा, तो वो हो गया। और इसके अलावा VIT है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो VIT मेसरा और एक साउथ में भी है ना, वेलोर में, तो वो हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 30-40 में आते हैं इंडिया में, तो ये भी है। फिर ग्लोबल, ये मॉडर्न ट्रेंड है, यानी आज के डेट में ये हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण हो रहा है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट जो है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं, तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। और इससे हम क्या होता है कि इंटर कल्चरल बैरियर ख़त्म होता है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपको एक्सपोजर मिलता है, अब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का एक आपके पास जो है ना अनुभव हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडर्न ट्रेंड है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ हो ही रहा है। ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ऑनलाइन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मूक्स हैं बहुत सारे, जिनके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं और घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी अंतः विषय दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, तो इसका एम्फेसिस होता है कि हम अलग अलग विषयों को साथ में ही पढ़ लें। और नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी इसके बारे में बात किया गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे। और रिसर्च और एजुकेशन दोनों पे ही एम्फेसिस होता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू आप जो है अलग सब्जेक्ट, किन्हीं दो सब्जेक्ट जिनमें आपको इंटरेस्ट हो वो आप एक साथ ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट लेना होता था, मेडिकल में मेडिकल का ही सब्जेक्ट लेना होता था। लेकिन आज के डेट में आप अगर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। तो अगर हम एक समरी देख लें, जो जो डेवलपमेंट्स हुए अभी तक हमारे आज़ाद होने के बाद, और अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए भारत में, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमारा फोकस था क्या, राष्ट्र निर्माण पे, नेशन बिल्डिंग। यानी कि पहले हमें राष्ट्र बनाना था। बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, यहाँ से सभी चीज़ें वो बिल्कुल लूट के, और यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ जो वर्नाकुलर एजुकेशन था, यहाँ हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी बिल्कुल, उसको ख़त्म करके वो चले गए थे। आपस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा द्वेष पैदा हो गया था, घर्षण पैदा हो गया था, है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे कंडीशन में छोड़ के गए। तो हमारा नेशन बिल्डिंग हमारा काम था सबसे पहला, कि राष्ट्र का निर्माण हो। फिर नए नए जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनकी स्थापना भी, हम उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना था। इसलिए हमें बहुत सारे IIT और IIM इसी समय पर मिले, 1947 से 1967 के बीच में। और बहुत सारे रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952 में भी आया था, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन द्वारा दिया गया, और इनके रिकमेंडेशन पे ही आगे यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे सेकेंडरी एजुकेशन के जो है द्वार खुले। फिर एक्सपेंसन हुआ और कंसोलिडेशन हुआ। 1968 से 85 में क्या हुआ कि 1968 में NEP लाया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ NEP हुआ, पहली बार जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया, जिसका फोकस था कि भाई सबको जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, यानी कि विज्ञान के ऊपर और तकनीक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। तो इससे क्या हुआ कि उच्च शिक्षा में जो है लोगों को इंटरेस्ट भी बना, और धीरे धीरे जो है हमारा जो साइंस की तरफ रुझान था वो भी बढ़ता गया। बहुत सारे की इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे डेवलप हो रहे थे, जैसे अभी इसरो जो हमारा है, अभी वर्ल्ड में जो है वो बहुत ऊंचा नाम है। लेकिन उस समय पे इसरो का कंडीशन बहुत जो है अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे थे, है ना। और इसके साथ साथ जो टीचर एजुकेशन है, इसके ऊपर हमारा फोकस था, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस था। तो हमें जो भी शैक्षिक कार्यक्रम ऐसे हैं जहाँ पर हम शिक्षक को एजुकेट करते हैं, शिक्षक को हम रेडी करते हैं, ऐसे कोर्सेज़ पे हमारा एम्फेसिस था 1968 से 1995 के बीच में। और अलग अलग बदलाव हो रहे थे, रिफॉर्म्स बदल रहे थे उच्च शिक्षा में, उसके ऊपर भी हमारा फोकस था। फिर
1986 से 2019 तक अगर हम देखें तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे बदलाव आए और मॉडर्नाइजेशन भी आया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सुधार और आधुनिकरण आया 86 से 2019 के बीच में। तो देखिए NEP 1986 आया 1986 में, है ना। और इसके बाद से प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1982 इसी को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया 1992 में। और इनका उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक पहुंच, यानी सब तक जो है वो शिक्षा का पहुंच हो और क्वालिटी में जो है वो सुधार हो, जो क्वालिटी है वो बेहतर हो और शिक्षा का पुनर्गठन जो है वो हो। तो यानी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एक्सेस हो एजुकेशन का, सब तक पहुंच बढ़े, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो और रीस्ट्रक्चर हो एजुकेशन, है ना। एजुकेशन सिर्फ ऐसा ना हो कि डिग्री लेना है, बल्कि आपको ज्ञान भी लेना जो है धीरे धीरे करके ये इसके थ्रू आया, नई नई शिक्षा नीतियाँ आई। फिर बहुत सारे जैसे NCF 2005 आया, जिसे हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और राइट टू एजुकेशन 2009 आया, जहाँ पर एजुकेशन को एक राइट बना दिया गया, आपका अधिकार बना दिया गया। फिर बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए, है ना। तो इन्हीं इनिशिएटिव्स में से जो है यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि रूसा और NIRF। तो आपने NIRF रैंकिंग का नाम सुना ही होगा। और इसके बाद अगर हम रूसा को देखें तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसे बोला गया है। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लाया गया, जो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी पहले कहा जाता था। तो जब ये आया तो MHRD ही था, है ना। और रूसा जो है ना वो कहीं ना कहीं इसका जो एम था वो क्या था कि भाई ओवरऑल क्वालिटी जो है स्टेट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, और कहीं ना कहीं जो भी नॉर्म्स बताए जा रहे हैं जिनको उनको वो फॉलो करें स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो। तो पहले की यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट यूनिवर्सिटी थे, वो कॉलेजेस थे, बहुत उनका खस्ता हालत था, तो उनको अपग्रेड करने का काम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के द्वारा किया गया, ताकि इक्विटी इंश्योर हो सके, सबको एक्सेस मिले और स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक्सीलेंस जो है वो मेंटेन हो। स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम मतलब क्या होता है? तो देखिए जो ऐसे यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जौनपुर, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनका जो है सुधार हो, इनको अपग्रेड किया जाए, ये रूसा के थ्रू हुआ। फिर NIRF आया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। और NIRF जो है वो रैंक प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। और इसमें क्या फ्रेमवर्क एक होता है ना, जो अलग अलग पैरामीटर्स पे रैंक करता है, जैसे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस हुआ, फिर ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, ये सारी चीज़ों के ऊपर NIRF रैंक करता है। और उसी रैंक को लेकर जो है ना वो ये इंस्टीट्यूशन और अच्छा काम करते हैं, ताकि उनका रैंक जो है और बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए, और ये सभी आज़ादी के बाद और आज के डेट में बहुत फ़र्क आया है। ये फ़र्क लगातार जो है कोशिश करने से आया है। रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन में देखें तो 2020 में नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो जो ट्रेडिशनल चलने वाला 10+2 वाला जो सिस्टम था, तो उसको ये 5+3+3+4 सिस्टम में इन्होंने कन्वर्ट किया, जहाँ पर इसमें 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल जो आपका 1-2 में जाता है। तो 3 साल ये स्कूल आने से पहले आंगनबाड़ी में जो है वो बच्चे पढ़ के और वहाँ पर शिक्षा ले सकेंगे। फिर 2 साल 1-2, और फिर जो है यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 8 तक, और फिर यहाँ पर 3, 3 और 4। तो यानी कि जो ये 10+2 का पहले सिस्टम था, ये अब जो है ये बदल के और इंटीग्रेटेड एजुकेशन टाइप का यहाँ पर किया जाएगा। और 5th के बाद, क्लास 5वीं में जाने के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन जो है वो दिया जाएगा, ताकि स्किल डेवलप हो सके, बच्चे जो है वो रोज़गार के लिए तैयार हो सकें, और अपने इंटरेस्ट के लिए भी उनके पास बहुत सारे मौके दिए जाएंगे। तो हॉलिस्टिक एजुकेशन पे पूरा फोकस है, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस बढ़ गया है। नई शिक्षा नीति आने के बाद जो है ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस हो गया है, थ्योरेटिकल से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये था हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, और इसका 1 शॉट रिवीजन क्लास पूरा ही हमने ये यूनिट अच्छे से एक एक जो भी सिलेबस में दिया हुआ पॉइंट है उसको कवर किया है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो ये सारे यूनिट्स तो ख़त्म हो गए, और इसके अलावा अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो है मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, और उनके थ्रू जो है आप जल्दी वो ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं होंगे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट के ही वीडियो होंगे, और उनके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि आपको
इन दोनों यूनिट्स से भी कुछ ना कुछ मैं आपको बता सकूं, एक क्लास में जितना हो सकता है उतना। बाकी आई होप कि ये वन शॉट वीडियोस और हमारा ये पूरा का पूरा प्रयास जो हमने 6 महीने से लगातार किया है वो आपको पसंद आया हो। हमारे नए बैच जो है जल्दी 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर मैं तो ये विश करूँगा कि जितने भी मेरे लर्नर्स इस बैच में हैं वो मेरे दूसरे बैच में ना आएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और आप सभी जो है वो कहीं ना कहीं JRF जो है वो ले सकें। तो ये मेरी चाहत है। और इसके अलावा आपके जानने वाले जो भी होंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे ज्ञानस्थली में मेहनत करते हैं और लास्ट तक हमने आपका साथ नहीं छोड़ा है और ऐसे ही हम आपके साथ बने ही रहेंगे, तो आप बिल्कुल उनको बोलिए कि वो जुड़े ज्ञानस्थली से। और बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं अलग थलग छोड़ा गया। हमारे ज्ञानस्थली जैसा कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और जो भी हमारे लर्नर्स हैं वो यहाँ पर टेस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 24/7 जब भी हमें मौका मिलता है, वो रात के 1 बज रहे हों 2 बज रहे हों, तो मैसेज आता है और उसको रिप्लाई किया जाता है। और अगर आज नहीं देखा गया तो कल रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 लोग एक्टिव रहते हैं, मैं, विनय सर और अलका मैम हैं वो। तो हम सभी एक्टिव रहते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स भी रिजॉल्व किए जा सकें। इसके अलावा जो है बेहतर क्वालिटी का आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा सके। तो यही हमारा जो है प्रयास होता है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट विश करता हूँ एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल आप जाइए और अपना बेस्ट दे के आइए, चाहे जो भी हो। बस ये सोचिए कि आपको एक सीट लेना है, बाकी किसी से आपको कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं। लास्ट दिन जो है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बहुत हल्का फुल्का अगर कुछ देखना हो तो सुबह में देख लेना, लेकिन दिन में अपना माइंड रिलैक्स करना, बहुत ज़्यादा पानी आपको पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। और इसके अलावा लाइट कलर के क्लोथ्स पहन के जाना है। और बेल्ट्स वगैरह आप हटा देना, बेल्ट वगैरह, क्योंकि सेंटर पे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, फिर वो बेल्ट वेल्ट इधर उधर जमा कराएंगे, आप डिस्टर्ब हो गए। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जमा कर देना, अगर होटल वगैरह में रह रहे हो तो वहाँ रख देना, या फिर अगर आपके घर के पास सेंटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सेंटर जो है अपना जाके देख लेना। एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी इशूज़ आ रहे हों तो मैम जो है वो आपको बताएंगी कैसे क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है या जो भी। तो हम मिलते हैं अगले किसी क्लास में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड विल मीट सून।